दोस्तों, हीमोफीलिया बायोलॉजी के जेनेटिक चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो नीट के साथ साथ सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए देखें हीमोफीलिया क्या है। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है। हीमोफीलिया इज अ genetic disorder that affects the body's ability to clot due to the lack of or low level of certain proteins called the clotting factors. हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है। आनुवंशिक रोग अर्थात जो पेरेंट से बच्चों में पहुंचता है। जेनेटिक डिसऑर्डर है यह, जो कि शरीर में कुछ निश्चित प्रोटीन जिसे कि हम क्लॉटिंग फैक्टर कहते हैं उसकी कमी अथवा कम मात्रा में बनने के कारण रक्त का थक्का यानी कि ब्लड की जो क्लॉटिंग होती है उसमें रुकावट पैदा करता है। तो हीमोफीलिया एक ऐसा रोग है जो क्लॉटिंग फैक्टर की कमी के कारण ब्लड का जो नेचुरल प्रोसेस होता है रक्त का थक्का जमना, जब भी शरीर में कहीं चोट होती है, इंजरी होती है और ब्लड बहने लगता है तो शरीर का जो सिस्टम है जो अपने आप उस स्थान पर क्लॉट जमाकर रक्त का बहना बंद कर देता है, वह प्रक्रिया रुक जाती है। तो हीमोफीलिया में व्यक्ति जब चोट ग्रसित होता है तो उससे लगातार ब्लड बहता रहता है और व्यक्ति के शरीर में ब्लड बहने के कारण बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाते हैं। हीमोफीलिया में जो क्लॉटिंग के लिए जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं वह कुल 13 प्रकार के होते हैं, जिसे हम 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स कहते हैं। इनके नाम इस प्रकार से हैं। फैक्टर 1 को हम फाइब्रिनोजन कहते हैं, फैक्टर 2 प्रोथ्रोम्बिन, फैक्टर 3 टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टी, फैक्टर 4 आयोनाइज्ड कैल्शियम, फैक्टर 5 एंड फैक्टर 6 जो है वह सेम होने के कारण उसे प्रो एक्सिलेरिन कहा जाता है। फैक्टर 7 स्टेबल फैक्टर या इसे हम प्रो कन्वर्टिन भी कहते हैं, जबकि फैक्टर 8 को एंटी हीमोफिलिक फैक्टर कहा जाता है। फैक्टर 9 प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट या इसे क्रिसमस फैक्टर भी कहा जाता है। फैक्टर 10 स्टुअर्ट प्रॉबर्ट फैक्टर कहलाता है, जबकि फैक्टर 11 प्लाज्मा थ्रोम्बोफिलिया एंटीसीडेंट कहलाता है। फैक्टर 12 हेजमैन फैक्टर कहलाता है, जबकि फैक्टर 13 फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर कहलाता है। तो ये जितने भी 13 फैक्टर हैं यह ब्लड क्लॉटिंग में अपनी भूमिका निभाते हैं और इनका अलग अलग रोल होता है। तो आइए ब्लड क्लॉटिंग की प्रक्रिया को समझते हैं। ब्लड क्लॉटिंग अर्थात रक्त का थक्का लगना। जब भी शरीर में कोई चोट होती है, कोई टिश्यू इंजर्ड होता है या क्षतिग्रस्त हो जाता है तो उस स्थान से ब्लड बहने लगता है। जैसे ही ब्लड बहता है और वहां का कोलेजन फाइबर जो है वह एक्सपोज्ड हो जाता है, वायु के संपर्क में आता है, तो वहां पर जो ब्लड में प्लेटलेट्स होती है वह सक्रिय हो जाती है और प्लेटलेट्स वहां पर स्टिकी होकर चिपक कर उस डैमेज्ड एरिया में इकट्ठा होकर ब्लड के बहने को टेम्पररी रोकती है, जिसे हम प्लेटलेट्स प्लग कहते हैं। जब ये प्लेटलेट सक्रिय हो जाता है तो ऐसी स्थिति में हमारे ब्लड में जो थ्रोम्बोप्लास्टी नामक एक प्रोटीन होता है वह कैल्शियम आयन की उपस्थिति में प्रोथ्रोम्बोकाइनेज नामक एंजाइम को थ्रोम्बोकाइनेज नामक एंजाइम में बदल देता है। यह थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम कैल्शियम आयन की उपस्थिति में प्रोथ्रोम्बिन नामक प्रोटीन को थ्रोम्बिन में बदलता है और यह थ्रोम्बिन जो प्रोटीन है वह फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन नामक प्रोटीन में बदलता है, जो कि चोट ग्रसित स्थान पर जालनुमा संरचना बनाकर ब्लड के बहने को रोकते हैं। तो इस प्रकार ब्लड क्लॉटिंग की इस प्रक्रिया में विभिन्न कंपोनेंट का बड़ा योगदान होता है और किसी भी कंपोनेंट की कमी की वजह से ब्लड क्लॉटिंग की प्रक्रिया में रुकावट आ जाती है। तो हीमोफीलिया जो कि ब्लड क्लॉटिंग की क्षमता में कमी को दर्शाता है, अर्थात चोट लगने पर ब्लड के लगातार बहने को दर्शाता है, यह मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। देयर आर
two main types of hemophilia and these are hemophilia A and hemophilia B. Hemophilia A को क्लासिक हीमोफीलिया भी कहा जाता है, जबकि हीमोफीलिया बी को क्रिसमस डिसीज कहा जाता है। ये दोनों प्रमुख रूप से पाए जाने वाले हीमोफीलिया केसेस हैं। आइए देखें हीमोफीलिया ए के बारे में। हीमोफीलिया ए, इसका जो मुख्य कारण है यह क्लॉटिंग फैक्टर 8 की कमी के कारण होता है, जिसे हम एंटी हीमोफिलिक फैक्टर कहते हैं। तो यदि बॉडी में एंटी हीमोफिलिक फैक्टर या क्लॉटिंग फैक्टर 8 की कमी होती है तो इसकी वजह से हीमोफीलिया ए नामक स्थिति आ जाती है। हीमोफीलिया ए का जो जीन होता है वह एक्स क्रोमोसोम पर पाया जाने वाला जीन होता है। इसकी वजह से जो पुरुष जिनमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है वह ज्यादातर इससे प्रभावित होते हैं, जबकि फीमेल्स या अर्थात महिलाएं इसके कैरियर का काम करती हैं, क्योंकि फीमेल्स में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं और ये दोनों एक्स क्रोमोसोम में अगर एक क्रोमोसोम पर हीमोफीलिया का जीन है तो उस स्थिति में फीमेल कैरियर का काम करती हैं। फीमेल तभी इसके प्रभावी रोग में आती हैं जब इनके दोनों एक्स क्रोमोसोम पर हीमोफीलिया का जीन उपस्थित हो। यदि हम इसके लक्षणों की बात करें, सिम्टम्स की बात करें, तो हीमोफीलिया ए में रिकरेंट ब्लडिंग एपिसोड्स अर्थात ब्लड जो है चोट वाले स्थान से लगातार बहते रहता है। विशेष तौर पर जो जॉइंट्स होते हैं, जो मसल्स होते हैं, इनमें चोट लगने पर ब्लड बहता रहता है। इसके अलावा यदि किसी चोट पर या सर्जरी होती है तो उसके बाद भी जो ब्लीडिंग है वह नहीं रुकती और इंटरनल ऑर्गन में भी ब्लीडिंग होते रहती है। तो ये इसके कुछ प्रमुख सिम्टम्स हैं। यदि इसकी तीव्रता की बात करें तो इसका जो प्रभाव है वह माइल्ड से सीवियर हो सकता है। यह डिपेंड करता है जो फैक्टर 8 है उसकी कितनी मात्रा बॉडी में उपस्थित है। यदि इसकी मात्रा कम है, क्लॉटिंग फैक्टर की मात्रा कम है, तो हीमोफीलिया की तीव्रता जो है वह बढ़ जाती है, उसका प्रभाव सीवियर हो सकता है। हीमोफीलिया बी, इसका जो कारण है यह क्लॉटिंग फैक्टर 9 की कमी की वजह से होता है। यह भी एक एक्स लिंक्ड रेसेसिव जीन के कारण होता है, अर्थात इसके जीन भी एक्स क्रोमोसोम पर होते हैं और यह पुरुषों को ज्यादा प्रभावित करता है। यदि इसके सिम्टम्स की बात करें, लक्षणों की बात करें, तो इसमें भी लगातार ब्लीडिंग होती है, काफी लंबे समय तक ब्लीडिंग यानी कि रक्तस्राव होता है और जॉइंट्स में और मसल्स में ब्लीडिंग होते रहती है। इसका प्रभाव भी माइल्ड से सीवियर होता है, अर्थात मध्यम से बहुत तीव्रता के साथ जो ब्लीडिंग हो सकती है और इसका प्रभाव काफी डेंजरस भी हो सकता है। हीमोफीलिया के ए और बी केसेस के अलावा कुछ अन्य प्रकार के हीमोफीलिया के केसेस भी देखने को मिलते हैं। इनमें है हीमोफीलिया सी। हीमोफीलिया सी जो है वह फैक्टर 11 की कमी के कारण देखने को मिलता है, जिसे वान विलब्रेंड डिसीज कहते हैं, अर्थात हीमोफीलिया सी को वान विलब्रेंड डिसीज कहा जाता है। एक और हीमोफीलियन के केस देखने को मिलते हैं जिसे हम पैरा हीमोफीलिया कहते हैं। पैरा हीमोफीलिया जो है वह फैक्टर 5 के कमी के कारण देखने को मिलता है। तो ये दोनों भी हीमोफीलिया के प्रकार हैं। यदि हम हीमोफीलिया के केसेस की बात करें तो हीमोफीलिया ए जो है वह प्रति 10,000 में एक केस पुरुषों में देखने को मिलता है। उसी प्रकार से हीमोफीलिया बी 40,000 पुरुषों में एक देखने को मिलता है, अर्थात यदि बर्थ के समय में 40,000 पुरुषों पर एक केसेस हमें हीमोफीलिया बी का देखने को मिलता है। हीमोफीलिया सी जो है वह दोनों सेक्सेस में अर्थात पुरुषों में और महिलाओं में भी देखने को मिलता है और यह एशकेंजी ज्यूस नामक जो प्रजाति है उसमें इसके केसेस देखने को ज्यादा मिले हैं। इसी प्रकार 18वीं शताब्दी में हीमोफीलिया बी जो है वह यूरोप के जो रॉयल फैमिलीज हैं, जो राजाओं के परिवार होते थे, उनमें इनके केसेस ज्यादा देखने को मिलते थे। यदि हम हीमोफीलिया के इनहेरिटेंस अर्थात वंशागति की बात करें तो इसे समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए हमारे पास
एक फादर है जो कि पुरुष है, उसमें XY क्रोमोसोम है, और ये जो XY क्रोमोसोम है इसमें हीमोफीलिया का कोई भी जीन नहीं है, अर्थात यह पुरुष जो है वह नॉर्मल है। जबकि यदि मदर साइड में देखें तो मदर में जो XX क्रोमोसोम है इसमें जो एक X क्रोमोसोम है जिसको कि हमने यहाँ पर रेड से शो किया है, इस पर हीमोफीलिया का जीन है, अर्थात यह एक कैरियर है। कैरियर अर्थात वाहक उसे कहा जाता है जिसमें एक क्रोमोसोम पर हीमोफीलिया का जीन हो और दूसरा क्रोमोसोम जो है वह नॉर्मल हो। तो ऐसी स्थिति में यह कैरियर अर्थात वाहक का कार्य करेंगी, क्योंकि इसमें ये जो हीमोफीलिया का गुण है वो अप्रभावी रहता है। यदि इनसे जो हमें क्रोमोसोम प्राप्त होते हैं पुरुष से XY और महिला से XX, और यदि इनमें क्रॉस होता है तो हमें ये X और ये X से XX नामक जो जाइगोट बनेगा और इससे जो डॉटर बनेगी यह कैरियर होगी, क्योंकि इसमें जो प्रभावित हीमोफीलिया प्रभावित जीन है वह आ गया है, जबकि XX वाले की कंडीशन में जो डॉटर बनेगी वह नॉर्मल होगी, क्योंकि इसमें हीमोफीलिया का जीन नहीं है। जो सन होगा, जो बेटा बनेगा, उसमें XY है और इसमें हीमोफिलिक X होने के कारण यह प्रभावित होगा हीमोफीलिया से। चूंकि इस केस में दूसरा X क्रोमोसोम नहीं है जो इसको अप्रभावी बना सके, इसलिए जो पुत्र होगा वो उसमें हीमोफीलिया जो है वह प्रभावी होगा और यह व्यक्ति उससे ग्रसित होगा। ये दूसरा जो XY क्रोमोसोम जाइगोट बनेगा उसमें जो लड़का होगा वह नॉर्मल होगा। तो इस प्रकार से पेरेंट से हीमोफीलिया के केस जो है वह बच्चों में आते हैं। आपने देखा कि इसमें XY जो है वह प्रभावित जीन होने के कारण बेटा जो है हीमोफीलिया प्रभावी कंडीशन शो करेगा, जबकि यहाँ पर XX क्रोमोसोम में एक हीमोफीलिया का जीन होने के बावजूद यह महिला जो है वह कैरियर अर्थात वाहक का कार्य करेगी। आइए देखिए हीमोफीलिया के लक्षणों के बारे में। जो सामान्य लक्षण है इसमें पहला है मैनी लार्ज ब्रूसेस। यदि किसी व्यक्ति में चोट लगने पर या छीलने पर भी काफी ज्यादा ब्लड बहता है तो यह हीमोफीलिया का एक लक्षण हो सकता है। इसके अलावा व्यक्ति के यूरिन अथवा मल से यदि ब्लड बहता हो तो भी ये हीमोफीलिया का लक्षण हो सकता है। इसी प्रकार से कट लगने पर या किसी चोट लगने पर यदि ब्लीडिंग हो रही है बहुत ज्यादा तो हीमोफीलिया हो सकता है। इसी प्रकार से सर्जरी या डेंटल या दांतों की चिकित्सा के बाद भी जो ब्लीडिंग हो रही है और वो रुक नहीं रही है तो यह हीमोफीलिया का एक संकेत हो सकता है। इसी प्रकार से वैक्सीनेशन होने पर भी यदि अनयूजुअल ब्लीडिंग हो रही है, लगातार ब्लीडिंग हो रही है, तो हीमोफीलिया का लक्षण यह शो कर सकता है। इसी प्रकार से कुछ यदि नोज ब्लीडिंग हो रही है, नाक से लगातार खून बह रहा है, तो यह भी हीमोफीलिया का संकेत देता है। इसके अलावा जो जॉइंट्स होते हैं उसमें यदि लगातार दर्द हो रहा हो या स्वेलिंग हो गई हो, सूजन आ गई हो, तो यह हो सकता है कि इंटरनल ब्लीडिंग के कारण वहां पर स्वेलिंग हुई हो और यह हीमोफीलिया का संकेत देता है। हीमोफीलिया के जो केस होते हैं वह ब्रेन ब्लीडिंग में भी दिखाई देते हैं, अर्थात मस्तिष्क में भी रक्त का बहना हो जाता है। तो यदि मस्तिष्क में ब्लीडिंग हो रही हो तो इसके क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, इसके क्या लक्षण हो सकते हैं, इसको देखें। तो इसमें पहला लक्षण होता है लेथार्जी, अर्थात यदि ब्रेन ब्लीडिंग हो रही हो तो व्यक्ति में सुस्ती या कमजोरी आ जाती है और वो लगातार कमजोर रहता है। इसके अलावा पैरालिसिस होता है, लकवा के केसेस देखने को मिलते हैं। सीजर्स अर्थात बेहोशी की स्थिति आती है, व्यक्ति ब्रेन ब्लीडिंग के कारण व्यक्ति बेहोश हो जाता है, उसे हेडेक होता है, सिरदर्द होता रहता है और वोमिटिंग अर्थात उल्टी भी वह फील करता है या उसे उल्टी होती है। तो इस प्रकार से ब्रेन ब्लीडिंग भी हीमोफीलिया का एक प्रमुख संकेत देता है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको हीमोफीलिया से संबंधित ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।